शुभ संध्या विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब हम लोग देखते हैं, कल देखे थे सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय, छायावाद के 4 आधार स्तंभों को देख रहे हैं। और आज देखते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और महत्वपूर्ण बिंदु। 4 छायावाद के आधार स्तंभों के जीवन परिचयों को देख रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी का, निराला जी का और सुमित्रानंद पंत जी का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए या फिर इस टॉपिक पर क्विज करना है, आप लोगों को लाइव क्विज करना है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ का मज़ा ले सकते हैं। अब देखते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका माता का नाम श्रीमती हेमरानी और पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। जन्म है 26 मार्च 1907 ईस्वी, फर्रुखाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1987 ईस्वी। हम लोग छायावाद के 4 आधार स्तंभों को देख रहे हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी को देखें तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म था 1889 ईस्वी। और फिर आप लोग देखें दूसरा में देखें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, उनसे बड़े हैं, मतलब पहले जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उनसे छोटे कौन हैं? 1899 ईस्वी में जन्म लिए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर इसके बाद आ जाते हैं सुमित्रानंदन पंत जी 1900 में, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं कौन? महादेवी वर्मा जी 1907 में। 1907 में इनका जन्म हुआ था। तो आप लोग क्रम से यदि पूछ लिया जाए UGC नेट में क्वेश्चन, तो आप लोगों का सही बनना चाहिए, क्योंकि पहला जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, फिर उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी, उसके बाद महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी सबसे छोटी हैं। अब देखते हैं इनके प्रसिद्ध काव्य रचनाएं। काव्य रचनाओं में पहला है निहार 1930 ईस्वी, दूसरा है रश्मि 1932, नीरजा है 1934, सांध्य गीत है 1936, दीपशिखा है 1942 और सप्तपर्णा है 1960 ईस्वी, ठीक है। अभी इसका ट्रिक भी देख सकते हैं, नेहा रानी शादी सप्त, नेहा रानी शादी सप्त, या फिर इस तरह से और एक ट्रिक है, याद कर सकते हैं, नेहा रानी की शादी के सप्त वचन, ठीक है। इस तरह से, या फिर सप्त फेरे, ऐसे आप कर सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे। फिर आप अपने मन से भी ट्रिक बना सकते हैं और उसको यहाँ पे याद कर सकते हैं इनके ये को। तो नेहा, नेहा से निहार, और र से रश्मि, और नी से नीरजा, और सा से सांध्य गीत, और दी से दीपशिखा, और सप्त से सप्तपर्णा, ठीक है। इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, नेहा रानी शादी सप्त। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं देखते हैं। स्मृति के रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, अतीत के चलचित्र 1941, क्षणदा 1956 और मेरा परिवार 1972। इनका जो मेरा परिवार है, मेरा परिवार से एक आध जो चैप्टर है, इसमें 7 या 9 परिवारों का वर्णन इसमें किए हैं। और अपना परिवार सिर्फ घर के जो जीव जंतु हैं, जैसे कि मोर है उनके पास, या फिर कुत्ता है, उनके ऊपर ही ये लिखे हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे, उसको भी UGC नेट सिलेबस में रखा गया है और इससे UGC नेट में प्रश्न पूछे थे मेरा परिवार से। मेरा परिवार, कितने परिवार के बारे में वहाँ पे डिस्कशन हुआ है, कितने लोगों के बारे में, वो पूछा गया था UGC नेट 2021 में प्रश्न बना था। समेकित काव्य संग्रह यामा, समेकित काव्य संग्रह देखिए इनका, यामा 1940 ईस्वी। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को समेकित रूप से एक जगह संकलित कर दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, ये उनका जो यामा है ये 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें नीरजा, रश्मि, ये निहार, सांध्य गीत रचनाओं का जो संग्रहित है, सभी गीतों को ये समेकित रूप से इस जगह पर संकलित कर दिए हैं यामा पुस्तक में।
अब देखिए पुरस्कार क्या क्या मिला है। वही यामा जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उस यामा रचना के लिए इनको 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हमारे हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, पारितोषक, मंगला पारितोषक और ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सबसे बड़े पुरस्कार में से आते हैं। ये पुरस्कार यामा रचना के लिए इनको 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं मंगला प्रसाद पारितोषक प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषक पुरस्कार क्या होते हैं क्या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। मेरे साथ हमेशा आप लोग बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन नोट्स के साथ बहुत ही अच्छे से यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए आपको सामग्री दूंगी क्विज के साथ। यानी कि आप लोग यदि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे तो उसमें आप लोगों को क्विज भी मिल जाएगा। हर एक विषय का यूजीसी नेट से संबंधित हो, चाहे सीजीपीएससी से हो या कहीं का भी पीएससी से हो, सीटीटी हो, टीटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, हिंदी से संबंधित कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर टेस्ट सीरीज़ नहीं बना हुआ है। टेस्ट सीरीज़ बना हुआ है, आप लोग टेलीग्राम में जाके वहाँ पे आप लोग उसका लुत्फ़ ले सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम लिंक दे दी हूँ, उस ग्रुप में जाके आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अब देखिए विशेष तथ्य। महादेवी वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर का वीणा पाणी कहा जाता है। कथन बहुत पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, तो इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी वर्मा जी के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहे गए थे। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी एवं जल्दी ही इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन, याद रखिएगा, चांद नामक पत्रिका का संपादन किए थे, क्योंकि सभी साहित्यकार कोई न कोई पत्रिका में संपादित कर रहे थे उस समय के, और अभी के भी करते रहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने चांद नामक पत्रिका जो था उसका संपादन कार्य किए थे। चांद नारी विमर्श के संदर्भ में आवाज़ इस पत्रिका के माध्यम से उठाई थी और ये वेदेही रूप से इसमें संपादन किया बिना पैसे के, मतलब कि ये चांद पत्रिका में ये संपादित किए थे और संपादन कार्य में एक भी रुपया ये नहीं लिए थे, निःशुल्क, यानी कि फ्री में ये अपना कार्य किए थे, बिना पैसे से उसमें संपादन कार्य किए थे। हिंदी लेखकों की सहायतार्थ इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट यानी कि संस्था की स्थापना भी की थी। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जी के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। इनके घर में 7 पीढ़ी से कोई बेटी नहीं थी, तो इनके घर में जब 7 पीढ़ी के बाद ये महादेवी वर्मा जी आए, वो भी होली के दिन, 26 मार्च के दिन, होली के दिन, होली का दिन था, तो घर में इतना खुशियाँ कि आप लोग समझ सकते हैं 7 पीढ़ी यानी 200 साल तक उनके घर में कोई बेटियाँ नहीं थी, और 200 साल बाद उनके घर में बेटियाँ आई तो कितना खुशी होगा। मान लीजिए किसी घर में यदि कोई चीज़ नहीं होता है और वो चीज़ जब हमारे घर में आ जाते हैं, वो भी पुरखों से नहीं होता, वो आ जाते हैं, तो हमें कितना खुशी होती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो वैसे ही महादेवी वर्मा जी 200 साल बाद उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ था। इन्हें वेदना की कवियत्री एवं आधुनिक युग का मीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही हैं। मैंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में रही। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था, यानी पद्म भूषण का पुरस्कार भी इन्हें मिला था। इनका सप्तपर्णा, जो सप्तपर्णा रचना है, जो ऊपर हम लोग देखे काव्य संग्रह उनका, तो इस काव्य संग्रह में वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांशों पर आधारित माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। महादेवी के भाव पक्ष की गंभीर्य महादेवी के भाव पक्ष की गंभीर्य व विचार पक्ष के औदात्य की भांति उनके काव्य का शैली पक्ष भी अत्यंत प्रौढ़ व सशक्त है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कथन बहुत पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इनके द्वारा रचित गीतों कविताओं की कुल संख्या 236 मानी जाती है। इनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अपनी धर्मपरायणता माता हेमरानी देवी से प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा। 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह डॉक्टर रूपानारायण वर्मा के साथ हुआ था, क्योंकि पहले बाल विवाह प्रथा चलते थे और बचपन में ही शादी कर दिया जाता था। तो 11 वर्ष की अल्पायु में इनकी विवाह हुई थी, लेकिन उनके पति का भी शायद देहांत हो जाता है, तो वो आके अपने मायके में ही रहते हैं। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में लिख डाली थी। विरह की प्रांजल अनुभूति, परिष्कृत चिंतन, काव्योचित गंभीरता और सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। इन्हें छायावाद के लघुत्रयी या वर्मात्रयी भी कहे जाते हैं, शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इनको लघुत्रयी में यानी छायावाद के लघुत्रयी जिसको कहा जाता है, छायावाद के लघुत्रयी में ये महादेवी वर्मा जी को शामिल किया गया है। पहला है महादेवी वर्मा जी, दूसरा है राजकुमार वर्मा, तीसरा भगवती चरण वर्मा। मैं शॉर्ट वीडियो में ये सभी वीडियो का मैं ट्रिक लेके आती हूँ, तो इसमें भी लघुत्रयी का ट्रिक लेके मैं आई हूँ। आप लोग उस शॉर्ट वीडियो को भी देख लीजिएगा। छायावाद के आधार स्तंभों में महादेवी वर्मा जी का यहाँ तक ही विवरण है उनके परिचय में। अब इनकी जो कविताएं हमारे यूजीसी नेट में रखी गई है, इसको हम लोग फिर आगे वीडियो में देखेंगे। एक एक कविता का हम लोग मूल कविता के साथ भावार्थ भी देखेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।